चलो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर सब डाइवर्सिटी होता है कि कितनी स्पीशीज़ हैं, कितना अर्थ पर है, तो वो सब हम लोगों ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट जैसा बनाया उसमें से ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन, है ना। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इवन ये सब को ऐसे ही चीज़ें पूछी भी जाती हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना। यहाँ पर भी दी गई है यस, ये 1.7 to 1.8 मिलियन। चलो आगे, नॉमेनक्लेचर। हाँ, यहाँ से सबसे मेन चीज़ें चालू होती है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम किसी का नामकरण कर रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम होता है तभी तो हम लोग उसको बुलाते हैं। बिना नाम के हम किसी को ऐसा बोल सकते हैं ओ ये वाली ए स्पीसीज बी स्पीसीज, ऐसा कर सकते हैं नहीं। तो उसका कुछ नाम होना चाहिए। तो वो नाम कैसे रखते हैं, क्या होता है, वो सब अभी इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, स्टैंडर्डाइज द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर नाम रखें हैं उसको हम लोग नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है, बच्चों का नामकरण होता है तभी हम लोग उस नाम से उसको बुलाते हैं। अदरवाइज तो हम लोग उसको कुछ बोलेंगे वो बच्चा यही करेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर नाम रख रहा है, नाम रखेंगे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उसको नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to this is called identification। अब किसी के नाम से ही हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर कॉकरोच बोलूँ तो कॉकरोच मतलब सब सोच ही लेंगे ना कि कॉकरोच कैसा होता है। सबको पता है कॉकरोच कैसा होता है ना, ब्राउन कलर का, छोटा सा भी होता है, बड़े भी होते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम लोग उसकी नेमिंग सेरेमनी करेंगे वो है हमारा नॉमेनक्लेचर। ठीक है, आगे अब नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू नो ऑर्गेनिज्म। चलो, बच्चों का नाम तो हम लोग रख लेते हैं लेकिन ऑर्गेनिज्म का नाम हम लोग नहीं रख सकते। वो कौन रखता है, साइंटिस्ट। और कैसे नेम रखेंगे, साइंटिफिक नेम रखेंगे। ठीक है, अब प्लांट के लिए कौन रखता है, उस प्लांट का नाम कौन रखेगा, ICDN। इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। और एनिमल्स के लिए कौन रखता है, ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजी नॉमेनक्लेचर। मतलब एनिमल्स का ICZN, एकदम परफेक्ट तरीके से याद रखना, ICZN। चलो, अब ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट्स। अब कोई भी नाम के 2 कंपोनेंट हम लेते हैं, जैसे कि पहला होता है वो नेम होता है हमारा, उसके बाद हमारी सरनेम होती है। वैसे होती है, वैसे इनकी भी पहले नेम होगी फिर उनका सरनेम होगा। देखते हैं, पहला होता है जेनेरिक नेम और फिर होता है स्पेसिफाई एपिथेट। The system of providing name with 2 components is called binomial nomenclature। बायोनोमियल क्यों, क्योंकि इसमें 2 नाम आगे पहले हम लोग इनका फर्स्ट नेम रख रहे हैं और फिर सेकेंड नेम, 2 कंपोनेंट से नाम बनना है इनका, इसलिए बायोनोमियल नोमेनक्लेचर इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे अब ये नेमिंग सिस्टम किसने दी थी हम लोग को, तो ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्लस लिनेनस। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी है ये नेम, इसलिए इतना बड़े से लेकर अच्छे तरीके से देख लो। ठीक है, अब उसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। पहला हम लोग एग्जांपल करते हैं मैंगो का। सब लोग को पता ही है कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, हम लोग मैंगो बोलते हैं पर साइंटिफिक नेम क्या है, वो है मैंगीफेरा इंडिका। क्या है, मैंगीफेरा इंडिका इसका नाम है। तो अब इसमें मैंगीफेरा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जिसका जीनस नेम है ना बताता है, और जो इंडिका है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी स्पीशीज के हैं। ठीक है,
तो मैंगीफेरा क्या बताता है यहाँ पर हमें कि वो क्या कौन से जीनस के हैं, और इंडिका क्या बताते हैं कि वो कौन से स्पीशीज़ के हैं। वैसे दूसरा एग्जांपल एक हम लोग ले पी। पी बहुत अच्छे तरीके से पता मटर। यस इट्स लाइक, नहीं बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है पर ट्राई करते हैं चलो। हाँ ऐसा मटर कुछ होता है, नहीं होता होगा ऐसा गंदा, पर ठीक है। वो उसका साइंटिफिक नेम क्या है, पीशियम सैटिवम। पीशियम सैटिवम, तो इसमें पीशियम होगा वो क्या होगा जेनिक नेम, जीनस नेम, और जो होगा सैटिवम वो क्या है स्पीशीज नेम। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल से ज़रूर थोड़ा आइडिया आ गया होगा। अब आगे करते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ नॉमेनक्लेचर आर एज फॉलो। अब साइंटिस्ट नेम इनका रखते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं रख सकते कि इंडिया में हम इन्हें मैग्नीफेरा इंडिका बुलाएंगे और बाहर के देश में कुछ और बुलाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ हम उनका नेम रखेंगे जो पूरे यूनिवर्सल मतलब पूरे वर्ल्ड में उनको उसी नाम से जानेंगे। इंडिया में हम मैंगो बोलते हैं, पर क्या दूसरी जगह जाकर मैंगो बोलेंगे तो समझेंगे नहीं, पर उनका जो यूनिवर्सल नेम है वो अगर हम लोग बोलें, जैसे कि उनका हम नाम बोलेंगे मैंगीफेरा इंडिका, तो वो समझ जाएंगे कि ये लोग मैंगो की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से ही नॉमेनक्लेचर बनते हैं। तो वो देखते हैं उसका कुछ 4 तरीके, मतलब कि 4 पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट, उनको फॉलो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो पहला है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन रिस्पेक्टिव टू द ओरिजिन, इररिस्पेक्टिव टू द देयर ओरिजिन। अब वो कहीं से भी निकला हो, कहीं से भी ढूंढा गया हो, कि किसी ने भी ढूंढा हो, लेकिन हम उसको लिखेंगे कौन सी लैंग्वेज में, लैटिन में लिखेंगे। ठीक है, कहीं से भी ढूंढा लेकिन हम किस में लिखेंगे, लैटिन लैंग्वेज में, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिन, पहला पॉइंट। दूसरा, द फर्स्ट वर्ड in a biological name represents genus while the second component denote the specific epithet। वो भी हम लोगों ने पीछे देखा था कि पहला जो नेम होता है वो हमारे जीनस बताएगा, और ये दूसरा कंपोनेंट नेम का होगा वो क्या बताएगा, स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीशीज। ठीक है, अब तीसरा, both the words in a biological name when handwriting are separately underlined or printed in italic to indicate the Latin origin। अब दोनों जो नेम होंगे अगर हम लोगों ने इनके हैंड रिटन लिखा है, मतलब हाथ से लिखा है, तो क्या करना पड़ेगा, उसके नीचे एक अंडरलाइन बनानी पड़ेगी। और उसको किस लैंग्वेज में प्रिंट कराना होगा, इटैलिक लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में, इटैलिक। इससे क्या पता चलेगा कि वो लैटिन का ओरिजिन है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर while the specific epithet starts with the small letter। हाँ ये तो हमें पता ही है कि जब अभी हम लोग पीछे एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है जीनस का वो कैपिटल है एम, वाइल हम लोग जब सेकेंड देखते हैं जो हमारा स्पीशीज का नेम है वो सेकेंड लेटर, फर्स्ट लेटर कैसा है, स्मॉल है। तो यहीं पर यही बताया कि इसका फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए, और जो स्पेसिफिक एपिथेट का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, और ये कोई पॉइंट नहीं है पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थोड़ा हम लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं। At the end of biological name and is written in an abbreviated form, example Mangifera indica lean। ठीक है, ये ऐसा क्यों लिखा मैग्नीफेरा, ये तो पता चल रहा है मैंगीफेरा इंडिका पता चल गया हमें पीछे जैसा ही है, पर ये लीन क्यों लिखा है यहाँ पर, तो वो मैं बताती हूँ। जब हम लोग लिखते हैं बायोलॉजिकल नेम तो लीनस ने ऐसा बोला था कि उनके लास्ट में जो भी जिसने भी वो निकाला है, जिसने भी इसको डिस्कवरी की है, लास्ट में उस साइंटिस्ट का वहाँ पर एब्रीविएशन होना चाहिए। तो उन्होंने मैंगीफेरा इंडिका निकाला था, तो इसलिए उन्होंने मैंगीफेरा इंडिका के बाद क्या लिख दिया, लीन, यानी कि लीनेनस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवन इससे क्वेश्चंस भी आ चुके कितनी बार नीट में। चलो अभी हम आगे करते हैं। यस, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, डिवीजन करना। किस लिए,
इजी स्टडी के लिए। हम लोग की स्टडी जिससे इजी हो पाए तो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि अब हमारे क्लास के अंदर समझ लो 40 स्टूडेंट्स हैं। उसमें कोई हाइट छोटी होगी, किसी की हाइट लंबी होगी, कोई बहुत ज़्यादा फैट होगा, कोई थिन होगा, कोई क्लेवर होगा, कोई डल होगा। तो ऐसे सब लोगों को हम कैसे, अगर हमें समझना तो हम क्लासीफाई कर सकते हैं। चलो स्मार्ट बच्चे एक साइड आ जाओ, जो रैंकर्स है क्लास के। जो एवरेज बच्चे हैं, जिसके मतलब 70 to 50 की परसेंटेज के अंदर आ जाता है, वो एक साइड हो जाओ। 50 के नीचे वाले एक साइड हो जाओ। जिनकी हाइट लंबी वो एक साइड हो जाओ, जिसकी हाइट छोटी वो एक साइड हो जाता है। ऐसे हम लोग डिवीजन करते हैं क्लास के अंदर, क्लासिफिकेशन उसको ही बोलते हैं। ठीक है। इट्स इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही बात है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ नहीं पढ़ सकते। इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब इजी तरीके से हम इसको पढ़ पाएँ सारे ऑर्गेनिज्म को, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है करना, क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, कैटेगरीज एंड सम इजीली ऑब्जर्व कैरेक्टर। तो क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, उनके अंदर कुछ समानता देख के, कुछ ऐसी कैटेगरीज देख के जो उसके अंदर और उसके अंदर सेम दिख रही है हमें। ठीक है। और जो इजीली ऑब्जर्व हो जाए, जैसे कि हम मैमल्स को हम लोगों ने डिवाइड किया, तो कैसे किया है, उनके एक्सटर्नल ईयर्स की वजह से। तो हम एक्सटर्नल ईयर्स दिखता है तो मतलब समझ जाते हैं कि मैमल्स हैं। तो ये कैसे इजी क्लासिफिकेशन किया जाता है, जो हम लोग बहुत जल्दी देख के समझ जाए। हाँ, तो ऐसे ही क्लासिफिकेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लिए हैं प्लांट्स, एनिमल्स और डॉग, कैट के, तो हम इनके देखते हैं। सी, व्हेन यू थिंक ऑफ डॉग, obviously each one of us will see dog and not cat. मैं आपको बोलूँ कि डॉग के बारे में सोचो तो सबको डॉग ही सब लोग सोचेंगे ना, सब यही सबके दिमाग में है ना, ये डॉग है। किसी कोई बोलेगा कि ये डॉग है, नहीं बोलेगा, क्योंकि ये सबको पता है ये कैट है और ये डॉग है। नाउ इफ वी वर टू थिंक ऑफ Alstians, we know what we are talking about. Suppose we were to say mammals. हाँ, तो हम सोचेंगे कि मैमल्स वो होते हैं जिनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं एंड बॉडी हेयर होती है। अब हम लोग मैमल्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैमल्स कैसे हैं, सबके एक्सटर्नल ईयर्स हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं, इवन सबके बॉडी पे हेयर भी दिख रहे हैं। तो इससे पता चलिए कि ये मैमल्स हैं। सिमिलरली अगर हम प्लांट की बात करें, तो मैंने बोला वीट, तो आप सब वीट के बारे में सोचेंगे। कोई राइस के बारे में सोचेगा इसमें से? नहीं, क्योंकि सबको पता है कि वीट और राइस में फ़र्क होता है। जैसे इन सबको हमने कैटेगरी समझकर पढ़ा है, अब इसको ही हम कैटेगरी के टर्म में नहीं, कुछ साइंटिफिक टर्म में पढ़ेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं। अब द साइंटिफिक टर्म ऑफ दिस कैटेगरी इज टेक्सा। मेन इम्पॉर्टेंट। हाँ, बहुत क्वेश्चंस मैंने टेक्सा के ऊपर देखे हैं और मैंने खुद अटैम्प्ट नहीं किए क्योंकि मेरे को ये इम्पॉर्टेंट नहीं लगा था, लेकिन इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। हाँ, तब सब लोग देखो, तब हम लोग पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमी। चलो, प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टेक्सा, वीट ऑल्सो फॉर्म टेक्सा, सिमिलरली एनिमल्स, mammals, dogs, all are taxa. But you know that a dog is a mammal and mammals are animal. Hence, based on characteristics, all the living organisms can be classified into different taxa. और मैं कैट, डॉग, वीट, राइस सबको एक ही टेक्सा में नहीं डाल सकती। वीट है तो हम लोग उसको रखेंगे थोड़े सीरियल में, दाल होगा तो उसको हम लोग पल्स में रखेंगे, करेक्ट। फिर डॉग है तो हम लोग एनिमल्स की कैटेगरी में रखेंगे। इंसेक्ट को हम लोग एनिमल कैटेगरी में नहीं रखेंगे, इंसेक्ट्स की कैटेगरी में रखेंगे हम। ऐसे बहुत सारी डिफरेंट टेक्सा फॉर्म होती है क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक, दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी। अब टेक्सा तो डिफरेंट हम लोग बना लिए, चलो क्लासिफाई, लेकिन इस प्रोसेस को, क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? टेक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को बोलते हैं टेक्सोनॉमी। इम्पॉर्टेंट, स्टार बना लो।
external and internal structure along with structure of cells, development process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomy study. अब जो मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी है उसके बारे में उसको किस बेसिस से पढ़ते हैं, तो ऑर्गेनिज्म पे कैसे सेल की डेवलपमेंट हो रही है। अब हम लोग मॉडर्न टेक्सोनॉमिक पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग सेल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पता है सबको कि लाइफ की यूनिट सेल ही है। तो सेल के बारे में उसके डेवलपमेंट, उसके स्ट्रक्चर, ये सब आप पढ़ेंगे, वो मॉडर्न टेक्सोनॉमी में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। Characterization, identification, classification, nomenclature are the process based on taxonomy. तो सही बात है, तो पढ़ लिया पहले भी। The earliest classification was based of use of various organism। हाँ, अब पहले की जो क्लासिफिकेशन होती है वो किस बेस पे होती थी, ऑर्गेनिज्म के यूजेस के बेस पे। जैसे ह्यूमन की नीड क्या होती है, क्लोथ, शेल्टर, फूड, तो इसके बेसिस पे वो लोग क्लासिफिकेशन करते थे। बट जैसे जैसे ह्यूमन का एवोल्यूशन हो रहा है, सबके इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, तो सब कुछ अलग अलग तरीके से हो रहा है। तो चलो आगे देखते हैं। ह्यूमन वर सीन सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन knowing more about different kind of organism and their diversities but also the relationship among them। सही बात है। अभी आजकल हम देखे हैं कि ना ऑर्गेनिजम्स के प्रति ह्यूमन्स का एक अलग बिहेवियर, अलग नेचर दिखता है। सब लोग को ज़्यादा जानने की उत्साह होती है कि चलो इनके बीच और हमारे बीच में क्या ऐसी रिलेशनशिप है, क्या हम इनकी मदद करते हैं, क्या ये हमारी मदद करते हैं। ये सब कैसे पता चलता है, ओनली बिकॉज ऑफ ह्यूमन के इंटरेस्ट। अभी सब लोग बहुत ज़्यादा तरीके से ये सब स्टडीज़ में ही बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, चलो ये करते हैं वो करते हैं, सब अलग अलग ब्रांचेस बन रही है। तब यही देखें, दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर्स टू एज सिस्टमैटिक। अब इसकी पढ़ाई को क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा, मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ये भी लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ सिस्टमैटिक। तो सिस्टमा का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब सही तरीके से अरेंजमेंट किसका, ऑर्गेनिज्म का। लिनस यूज सिस्टमा नेचर, ये जो टाइटल है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको थोड़े क्वेश्चन डालूंगी जब, तो देखना इसमें के क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, परफेक्ट एक दो तो होंगे ही। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अच्छे तरीके से स्टार बना के कहीं लिख देना इसको, ठीक है। लिनस यूज्ड व्हाट पेज कौन, लिनस यूज्ड सिस्टमा नेचरा एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना कि लिनस ने अपने पब्लिकेशन के टाइटल रखा था क्या, सिस्टमा नेचरा। सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। अब मैंने पहले ही बोला कि ह्यूमन का जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है वैसे वैसे उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ऑर्गेनिजम्स और दूसरे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में समझना। तो वो सब उसकी पढ़ाई को हम लोगों ने ऊपर देखा क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स, ठीक है। ओके चलो, तो थैंक यू गाइज। यहाँ पर हमारा पार्ट 2 ख़त्म हो रहा है। पार्ट 3 का वीडियो हम लोग कल अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर देना बिना भूले, नए हो चैनल पे तो लाइक करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, कुछ समझ में ना आया हो या मेरी गलती निकालनी हो तो, एंड इवन अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना कि उनको भी मदद मिले, ठीक है। आई होप सबको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आ रहा होगा। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ की लिंक डाल दूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, देखा ही होगा आपने, बहुत कुछ शॉर्ट करके मैंने पूरे चैप्टर में से रखा है, तो ये शायद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।